अब पुरस्कार शहर उसके सामने था। वो इतना खूबसूरत था कि शाह नोमान के मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। वो एक सरसब्ज हसीन वादी थी, चारों तरफ सब्जाजार था, फूलों की बहुतात थी, फलदार दरख्त बकसरत थे, पानी चांदी जैसा चमकदार और साफ व शफाफ था। चरिंद और परिंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नोमान ने जी भर के फल खाए और पानी पिया। इसी असना में उसे नींद आने लगी और वो सो गया। नामालूम वो कितने पहर सोया रहा। उसकी नींद तब खुली जब सूरज की शुआएं उसे जगा रही थी। वो आंख मलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। उसके सामने एक बावकार खातून और एक सफेद रंग के परों वाला घोड़ा मौजूद था। शाह नोमान तो सांस लेना तक भूल गया और वो खातून भी उसे हैरत के साथ देख रही थी। आखिर वो बोली, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। यहाँ हर नेमत मौजूद है, मगर यहाँ का बादशाह किसी वजह से खुश नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद वो हमेशा उदास रहता। उसका नाम शाह नोमान था और उसका मुल्क इन्वा अक़साम की नेमतों से माला माल था। बादशाह ने कदीम किताबों में एक चीज के बारे में पढ़ रखा था जो सिर्फ पुरस्कार शहर में होती है, और वो अजीब चीज जिसके पास होती है वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होता है। उसने दिल में सोचा कि मैं कितना अजीम बादशाह हूँ और कितने अफसोस की बात है कि वो अजीब चीज मेरे पास नहीं है। हो न हो मुझे उस चीज के बारे में खोज लगानी चाहिए। आखिर वो पुरस्कार चीज क्या है? मुझे वो हासिल करनी होगी। बादशाह के मुल्क में एक बहुत बड़ा आलिम था जो कि एक पहाड़ की चोटी पर बने एक पुरस्कार घर में रहा करता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो पुरस्कार चीजों के बारे में मालूमात रखता है। बादशाह ने अपने एक अफसर को उसके पास भेजा ताकि वो आलिम से अजीब व गरीब चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो अफसर चलते चलते उस पहाड़ तक पहुंचा। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी तो आसमान से बातें कर रही है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा और चोटी पर बने उस पुरस्कार घर के सामने जा पहुंचा। उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ आगे उठाया ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। अफसर पर दहशत तारी हो गई क्योंकि बोलने वाला नजर ही नहीं आ रहा था। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने ही एक वसी और ईस कमरा था जिसके कमरे में एक खूबसूरत कालीन पड़ा था। उस पर बने नक्शो निगार बहुत ही दिलफरेब थे। वो ना चाहते हुए भी कालीन की तरफ बढ़ने लगा और उस पर जाकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे दोबारा वही गैबी आवाज सुनाई दी, हरकत न करना। अगले ही लम्हे अफसर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से जमीन सरक गई हो। उसके मुंह से दिलदोज चीख निकल गई। कमरे का फर्श सरक गया था और वो कालीन समेत नीचे जा रहा था जैसे ये कालीन न हो कोई लिफ्ट हो। उसने वही गैबी आवाज दोबारा सुनी, डरो मत, तुम एक अजीम आलिम के पास पहुंचने ही वाले हो। जादुई कालीन उसे जमीन की तह में ले गया। जल्द ही वो आलिम के सामने खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलिम की आवाज सुनाई दी, मुझे अंदाजा है कि तुम यहां पर क्यों आए हो। लो सुनो मेरा जवाब। शाह नोमान को बता दो कि वो अजीब चीज उड़ने वाला घोड़ा है। उसके 2 पर हैं और वो फजा में उड़ता है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये घोड़ा पुरस्कार शहर में है और उस शहर की तरफ जाने का रास्ता तकालीफ से भरा हुआ है। उस रास्ते में बहुत बड़ा सहरा आता है, उसके बाद खूनी नहर से गुजरना पड़ता है और उसके बाद गजबनाक समंदर को अबूर भी करना पड़ता है। उसके बाद 3 बुलंद-ओ-बाला चोटियां सर करनी पड़ती है। लिहाजा उसे मेरा मशवरा पहुंचा देना कि वो अपने मुल्क में आराम से रहे और उस जादुई घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही वो आलिम गायब हो गया। अफसर ने हैरत से पलकें झपकाई और दोबारा कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन ने हस्ब साबिक सफर करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद अफसर उस जगह से बाहर आ गया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापस जाकर उसने बादशाह को सारा किस्सा कह सुनाया और आलिम का पैगाम भी सुनाया कि उड़ने वाले घोड़े को हासिल करना इंतहाई नामुमकिन काम है। ये सुनकर शाह नोमान गुस्से में आ गया और फौरन ही अपने सिपह सालार को बुलाया और उसे हुक्म दिया, 100 बेहतरीन सवार तैयार करो और उन्हें पुरस्कार शहर की तरफ रवाना करो ताकि वो मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा लेकर आए। शाह नोमान के बेहतरीन सवार सफर पर चल पड़े।
उनके सामने वसीअ और अरीज सहरा था। दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। वो कई दिन तक सफर करते रहे, हत्ता कि वो थक कर गिर गए। सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रफ्ता रफ्ता उनका ज़ादे राह भी खत्म हो गया। मारे प्यास के उनका बुरा हाल हो गया। मजीद एक मुसीबत ये टूटी कि सहरा में रेत का हैबतनाक तूफान आया, जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी रेत तले दब गए। कुछ प्यास की शिद्दत से जान की बाजी हार गए और कुछ तूफान में मारे गए। लिहाजा बचे हुए फौजी सवारों ने वापसी के बारे में फैसला किया और वापस चल पड़े। वापसी का सफर भी सऊबतों से भरा हुआ था और वो इसी तरह हवादिस का शिकार होने लगे। हत्ता कि शाह नोमान के पास सिर्फ एक फौजी वापस पहुंच सका और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। शाह नोमान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने सिपह सालार को 500 फौजी सवारों का दस्ता तैयार करने का हुक्म दिया। सिपह सालार ने फौजी दस्ता तैयार किया और सफर पर रवाना हो गया। अब की बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा सहरा का सफर बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने एक तुंदो तेज नहर थी जिसे अबूर करना था। उन्होंने वहां पड़ाव डाला और दरख्तों को काटकर कश्तियां बनाने लगे। कश्तियां बनाने के बाद वो नहर में उतर गए और सफर शुरू किया, मगर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बेखबर थे और वो थी मगरमच्छ। शायद इसलिए उस नहर को पुरस्रार आलिम ने खूनी नहर कहा था। आन की आन में मगरमच्छों ने कश्तियों पर हमला कर दिया और आनन फानन फौजी सवारों को हड़प कर गए। सिर्फ 5 फौजी सवारों ने बमुश्किल जान बचाई और हजारों मुश्किलात का सामना करने के बाद शाह नोमान के पास वापस पहुंचे और उसे सारी रुदात सुना दी। शाह नोमान जिद का पक्का था। उसने मुहिम जोई का इरादा तर्क न किया और खुद मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ 1000 सिपाही लिए और रवाना होने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में उसके वज़रा दौड़ते हुए आए और बोले, आली जा, आपको अल्लाह ताला ने हर नेमत से सरफराज फरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि आप उन नेमतों पर कनात करें और उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नोमान ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अपने इरादे पर कायम रहा। वज़रा ने फिर अर्ज की, हुजूर, आप सल्तनत के लिए बहुत ही अहम है, लिहाजा आप खुद इस मुहिम पर न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन रियासत हमलावर हो जाए और मुल्क पर कब्जा जमा ले। शाह नोमान के जहन पर तो उड़ने वाला घोड़ा सवार था, लिहाजा वो अपनी जिद पर कायम रहा। मुहिम पर रवाना होने से पहले वो साहिर से मिलना चाहता था, लिहाजा वो तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर आलिम के पास जा पहुंचा और उससे पुरस्रार शहर के बारे में दरियाफ्त किया। आलिम ने कहा, शाह नोमान, मैं इस सिलसिले में आपकी सिर्फ एक मदद कर सकता हूं और वो मदद ये मुखलिसाना मशवरा है कि आप उस घोड़े को भूल जाएं। यही आपकी और आपकी सल्तनत के हक में बेहतर होगा। बाकी आप आजाद हैं, जो चाहे करें। शाह नोमान ने कहकर उसकी बात को भी हवा में उड़ा दिया। इसके बाद वो सफर पर चल पड़ा। उसका सफर मसाइब से भरा हुआ था। उसके कुछ सिपाही सहरा में मारे गए, कुछ नहर उबूर करते हुए मगरमच्छों की ग़िज़ा बन गए। उसके बाद अब समंदरी सफर शुरू हुआ। समंदर के सफर में उसका बहरी जहाज भंवर में फंस गया और बहुत सारे फौजी डूब कर मर गए। सिर्फ गिनती के कुछ लोग जान बचाने में कामयाब हुए। जब वो 3 चोटियां अबूर करने के लिए पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ 50 सिपाही बचे और चोटियां सर करने के बाद बहुत सारे और सिपाही जिंदगी से जुदा हो गए और कुछ दिनों के बाद सिर्फ अकेला शाह नोमान बचा। ये सारा सफर कई सालों पर मुहित था। इस दौरान उनकी शक्ल सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उनकी सेहत खराब थी, यहां तक कि उसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। अब पुरस्रार शहर उसके सामने था। वो इतना खूबसूरत था कि शाह नोमान के मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। वो एक सरसब्जो हसीन वादी थी। चारों तरफ सब्जाजार था, फूलों की बहुतात थी, फलदार दरख्त बकसरत थे, पानी चांदी जैसा चमकदार और साफ और शफाफ था। चरिंद और परिंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नोमान ने जी भर के फल खाए और पानी पिया। इसी असना में उसे नींद आने लगी और वो सो गया। नामालूम वो कितने पहर सोया रहा। उसकी नींद तब खुली जब सूरज की शुआएं उसे जगा रही थी। वो आंख मलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। उसके सामने एक बावकार खातून और एक सफेद रंग के परों वाला घोड़ा मौजूद था।
शाह नोमान तो सांस लेना तक भूल गया और वो खातून भी उसे हैरत के साथ देख रही थी। आखिर वो बोली, तुम कौन हो? मैं इस वादी की मलका हूं। मलका आलिया, मैं शाह नोमान हूं, नोमान ने जवाब दिया। मलका उसकी बदहैयती देखकर हंसी और बोली, वाह, क्या बादशाह ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जवाब में शाह नोमान ने सारी कहानी बता दी। मलका ये सुनकर गुस्से में आ गई कि वो उसका उड़ने वाला घोड़ा हासिल करना चाहता है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें ये घोड़ा हरगिज नहीं दूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती हासिल किया तो तुम्हें इससे कोई नफा नहीं पहुंचेगा। शाह नोमान भला ऐसी बातें कहां सुनने वाला था। उसने आगे बढ़कर मलका को धक्का दिया और घोड़े पर सवार हो गया। मलका दूर जा गिरी और उसे बद्दुआएं देने लगी, मगर नोमान कहाँ रुकने वाला था। उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया और घोड़ा हवा हो गया। एक तवील सफर के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, बल्कि चंद अफराद ने तो उसका ये कहते हुए मजाक उड़ाया, अरे देखो तो इस पागल शख्स को, ये समझता है कि नकली पर लगाने से उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगे। शाह नोमान ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया और सीधा अपने महल की तरफ चलता चला गया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, दरबानों ने उसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और मुंह उठाए कहां घुसे चले आ रहे हो? शाह नोमान ने गुस्से के आलम में कहा, मैं शाह नोमान हूं, यहाँ का बादशाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको। दरबान ने उसे सरतापा देखा और कहा, अरसे के बाद किसी के मुंह से शाह नोमान का नाम सुना, बड़ी हैरत हुई। खैर सुनो, शाह नोमान 3 साल पहले मर चुका है और अब उसके मुल्क पे हमारा कब्जा हो चुका है। शाह नोमान ये सुनकर धक से रह गया। उधर दरबान कह रहा था, यहां से 9-2-11 हो जाओ, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। शाह नोमान मौके की नजाकत समझ गया और वहां से वापस लौट आया। बाजार से गुजरते हुए उसके जी में आया कि लोगों से बातें करूं, लिहाजा वो अपने घोड़े पर बैठ गया और बावाज़े बुलंद बोला, लोगों मेरी बात सुनो। जब लोग जमा हो गए तो वो बोला, देखो मैं तुम्हारा शाह नोमान हूं और मैं मुहिम से जिंदा लौट आया हूं। मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत भी है। लोगों ने उसे गौर से देखा, मगर उसकी शक्ल सूरत बदल चुकी थी। मजीद ये कि वो अवाम में मकबूल भी नहीं था। उनको सहूलियात फराहम करने के बजाय उन्हें मुश्किल में डालता था। लिहाजा सब लोग चीख कर कहने लगे, नहीं नहीं, तुम पागल हो, शाह नोमान मर चुका है और अगर वो आ भी गया तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। शाह नोमान ये सुनकर खौफजदा हो गया कि अवाम का जम्मे गफीर उसे मार ही न डाले। लिहाजा वो चुपचाप वापस लौट आया। अब उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी। वो बिल्कुल तन्हा और बेआसरा था। अचानक उसके जहन में मलका का ख्याल आया, जिसको शाह नोमान ने धक्का दिया था और वो गिरते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल में सोचा और वापस पुरस्कार शहर जाने की ठान ली और सफर शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने उसे बाहिफाजत वहां पहुंचा दिया। उधर मलका भी मुसल्ले पर बैठी अपने प्यारे घोड़े की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक उसे शाह नोमान घोड़े के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन उठी और बोली, क्या तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं कि लालच का कोई फायदा नहीं और दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे माफ कर दे मलका आलिया। शाह नोमान के लहजे में आजिज़ी थी। मलका का दिल पसीज गया। उसने नोमान से इस तब्दीली की वजह पूछी तो नोमान शाह ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मलका ने सारी दास्तान सुनी तो कहने लगी, मेरा मशवरा यह है कि तुम दोबारा अपने वतन वापस जाओ और अपने हम ख्याल लोगों से फर्दन फर्दन मिलो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ। इस तरह तुम अपने हामियों की तादाद में इजाफा कर सकते हो और फिर कोई मौका महल को देखकर अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल कर लो। और देखो, अब अपने अवाम के साथ इंसाफ और मसावात की हुकूमत कायम करना। मलका की बातें शाह नोमान के दिल को छू गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि मलका ने कहा, शाह नोमान, अगर तुम इस नेक काम के लिए तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा और जब तुम कामयाब हो जाओ तो इसे वापस लौटा जाना। शाह नोमान ने मलका का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लौट गया। वहां जाकर उसने शहर से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके को अपना मस्कन बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही मुश्किल था,
मगर चूंकि शाह नोमान की नीयत ठीक थी, लिहाजा रफ्ता रफ्ता उसके पुराने दोस्त उसके गिर्द जमा होते चले गए। उन्होंने शाह नोमान के साथ मिलकर जंग की तैयारी की और एक मजबूत लश्कर तैयार किया। इसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान उड़ने वाले घोड़े ने भरपूर किरदार अदा किया और दुश्मनों के सरों पर आसमान की तरफ से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए और एक सख्त जंग के बाद शाह नोमान ने अपना मुल्क दोबारा हासिल कर लिया। फतह के बाद उसने अपने अवाम से खिताब किया और उन्हें एक नई और आदिलाना हुकूमत की खुशखबरी दी। इसके बाद वो पुरस्रार शहर की तरफ रवाना हुआ और वहां पर मलका का घोड़ा लौटाया। मलका ने भी शाह नोमान की तारीफ की। यूं शाह नोमान ने अपना खोया हुआ मुल्क वापस ले लिया और हवादी से जमाना ने उसे ये सबक सिखाया कि गुरूर का सर नीचे होता है और मुसलसल जिद्दोजहद करने से मंजिल मिल ही जाती है। अब वो मजीद बेहतर अंदाज में अपने मुल्क की खिदमत करने लगा।